भारत माता की। कुछ लोग जो खड़े हैं उनको शर्म आ रही है। भारत माता की जय बोलने में शर्माना नहीं है। सारे जने मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको सत श्री अकाल। दोस्तों, पिछले 20-25 साल में बादलों ने और कैप्टन ने दोनों ने मिलकर पंजाब को लूट लिया। दोनों ने बड़ी अच्छी सेटिंग कर रखी है। दोनों की एक तरह से पिछले 20-25 साल से गठबंधन की सरकार चल रही है पंजाब में। दोनों में सेटिंग है, सहमति है। 5 साल तुम राज करो, 5 साल हम राज करेंगे, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। जब हमारी बारी आएगी हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जब तुम्हारी सरकार बने तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बड़ी अच्छी सेटिंग है। पंजाब लूट रहा है, पंजाबी लूट रहे हैं पिछले 20-25 साल से। याद करो 2002 में कैप्टन साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। हम सब जानते हैं जी, कैप्टन साहब राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं। खूब जमीन जायदाद थी उनके पास, खूब दौलत थी उनके पास, लेकिन धीरे धीरे उनकी सारी दौलत खत्म हो गई। जब 2002 में वो मुख्यमंत्री बने, उनकी कुर्की होने वाली थी, उनका दिवाला निकलने वाला था। उनके पास अपने घर की कली कराने के भी पैसे नहीं बचे थे, लेकिन ऊपर वाले की उन पे कृपा हुई, वो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के 3 साल के अंदर कैप्टन साहब ने स्विस बैंक में खाता खुलवा लिया। 3 साल में। स्विस बैंक में खाता कौन खुलवाता है? यहां जितने लोग खड़े हैं जरा बताना हाथ खड़ा करके, किस किस का स्विस बैंक में खाता है भाई साहब? किसी का नहीं है। स्विस बैंक में खाता कौन खुलवाता है? जिसके पास हजारों करोड़ों रुपया होता है भ्रष्टाचार का, 2 नंबर का। अगर ईमानदारी का पैसा हो तो स्टेट बैंक में खुलवा लो। स्विस बैंक जाने की क्या जरूरत है? स्विस बैंक में खाता खुलवाते हैं जब 2 नंबर का खूब हजारों करोड़ रुपया कमा रखा है। तो कैप्टन साहब ने 3 साल में स्विस बैंक में खाते खुलवा लिए। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं काला धन लेके आऊंगा। मोदी जी को कैप्टन साहब के खाते पता ही नहीं चले। आज मैं कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते लेके आया हूं। पिछले 1 महीने से पंजाब में घूम रहा हूं मैं। हर रैली में मैंने कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते बताए। कैप्टन साहब ने अभी तक मना नहीं किया कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अखबार में पढ़ा, अभी तक मना नहीं किया उन्होंने। और आज मैं चैलेंज कर रहा हूं यहां कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, कैप्टन साहब अदालत में केस कर दे मेरे खिलाफ, मैं अदालत में साबित कर दूंगा कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते हैं। परनीत कौर, कौन है परनीत कौर? कैप्टन दी घराली। 26 जुलाई 2005 को परनीत कौर ने स्विस बैंक में खाता खुलाया। उसका अकाउंट नंबर स्विस बैंक का सब लोग अपने अपने मोबाइल में सेव कर लेना। 50 90 18 44 85। रनिंदर सिंह, उस दोबारा बोले, सारे जने शेयर करना। कैप्टन साहब आए तो दिखा देना कैप्टन साहब आपका स्विस बैंक का खाता। 50 90 18 44 85। रनिंदर सिंह
उनका बेटा, उसका स्विस बैंक का खाता है 50, 90, 18, 44, 84। दोनों मां बेटे ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट का भी स्विस बैंक में खाता खुलाया। 50, 90, 28, 44, 83। मैंने ये तीनों अकाउंट देखे हैं। 2005 में अकाउंट खुलवाए, 2007 तक कैप्टन साहब मुख्यमंत्री रहे। 2 साल में हर महीने स्विस बैंकों के अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है। हर महीने इन तीनों अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है। मैंने अकाउंट देखे हैं। ये पैसा कहां से आया स्विस बैंक में जमा कराने के लिए कैप्टन साहब के पास? ये कैप्टन साहब का पैसा नहीं था, ये आपका पैसा था। जो पैसा पंजाब के स्कूलों पे खर्च होना चाहिए था, जो पैसा पंजाब की सड़कों के ऊपर खर्च होना चाहिए था, पंजाब के अस्पतालों पे खर्च होना चाहिए था, जो पैसा पंजाब के बिजली पानी आपके विकास पे खर्च होना चाहिए था, कैप्टन साहब ने लूट लूट के हर महीने स्विस बैंकों में जमा करा दिया। 2007 में बादलों की सरकार बनी। जितनी कसर कैप्टन साहब छोड़ के गए थे, 10 साल में क्या बादलों ने सारी कसर पूरी कर दी। 10 साल में बादलों ने पंजाब को चूस लिया, पंजाबियों का खून चूस लिया। 10 साल में बादलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। रेती बजरी के सारे ठेके बादलों के, बसों के सारे परमिट बादलों के, जितने होटल है सारे बादलों के, सारे स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया, सारे अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया, सारे केबल बादलों के। लेकिन एक काम बादलों ने ऐसा किया, 7 जन्म तक भगवान उनको कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने घर घर के अंदर नशा पहुंचा दिया, मां से उनके बेटे छीन लिए, हंसता खेलता पंजाब बर्बाद कर दिया बादलों ने। दोस्तों, पूरे पंजाब को बादलों ने नशे के अंदर डुबो दिया, पूरे पंजाब को बादलों ने नशे में डुबो दिया। और ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, कैप्टन और बादल। मेरे पास कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते नंबर हैं, बादलों के पास नहीं थे क्या? बादलों के पास भी है, सबके पास है। 10 साल से बादलों की सरकार है, उन्होंने कैप्टन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उन्होंने कैप्टन के स्विस बैंक के पैसे क्यों नहीं पंजाब लेके आए? दोनों मिले हुए हैं। अभी 1 महीने पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा, कैप्टन साहब के खिलाफ जितने भ्रष्टाचार के मामले चल रहे थे, सारे केस बंद कर दिए बादलों ने, सारे केस बंद कर दिए। बड़ा याराना है दोनों में। भाई साहब, पंजाब में मैं घूम रहा हूं, इतने लोग मिलते हैं मेरे को, लोग कहते हैं जी बादलों ने हमारे बच्चों पे झूठे केस कर दिए, झूठे पर्चे करते हैं बादल डराने के लिए। आपके बच्चों के केस बंद नहीं करे, बादलों ने कैप्टन साहब के सारे केस बंद कर दिए। अच्छा, क्यों करे? 2 साल से मोदी जी की सरकार है। 2 साल पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के पास सीबीआई थी। 10 साल से पंजाब में मजीठिया नशा बेच रहा है, कांग्रेस ने मजीठिया को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपने अखबारों में पढ़ा होगा, 2 साल पहले कैप्टन साहब ने सोनिया गांधी से बात करके मजीठिया को बचा लिया था। कैप्टन साहब मजीठिया को बचाते हैं, बादल कैप्टन साहब को बचाते हैं। दोनों की गठबंधन की सरकार है, दोनों हमें लूटते हैं, पंजाब को लूटते हैं, पंजाबियों को लूटते हैं। इसलिए दोनों डरे हुए हैं, दोनों रल मिल के इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, दोनों जेल जाएंगे। बादलों ने कैप्टन साहब के केस बंद कर दिए, मेरे ऊपर पर्चा कर दिया बादलों ने, मेरे ऊपर। अभी 4 महीने पहले मैं ऐसी सभा संबोधित कर रहा था, बहुत सारे लोग खड़े थे। मैंने कहा मजीठिया नशा बेचता है, बताओ, मैं पूछना चाहता हूं मजीठिया नशा बेचता है कि नहीं बेचता?
मैंने कहा मजीठिया नशा बेचता है। मजीठिया ने मेरे खिलाफ पर्चा कर दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ। आपके खिलाफ तो करता ही करता है। हर महीने मेरे को अमृतसर आना पड़ता है, हर महीने मेरी पेशी होती है अमृतसर में। पर मैं मजीठिया को कहना चाहता हूं, मजीठिया जितने मर्जी पर्चे कर ले, तेरे से डरने वाला नहीं हो, तेरे पर्चे फाड़ के फेंकता हूं मैं। और 4 महीने पहले जब मजीठिया ने पर्चा किया था, तब भी मैंने कहा था, मैंने कहा 6 महीने बचे हैं चुनाव के, 6 महीने के अंदर मजीठिया या तो तू मेरे को गिरफ्तार कर ले, नहीं तो 6 महीने बाद मैं तेरे को गिरफ्तार करूंगा। और अब तो 2 ही महीने बचे हैं भाई साहब। 2 महीने के बाद पंजाब में आम आदमी की, आप सब लोगों की सरकार बनने जा रही है। आज मैं मजीठिया को यहां से चैलेंज करना चाहता हूं, मजीठिया 2 महीने में या तो तू हमें गिरफ्तार कर ले, नहीं तो यह सारी जनता तेरे घर आएगी, तेरी कॉलर पकड़ के घसीट के तेरे को जेल के अंदर भर्ती कराएगी। अब ये दोनों रल मिल के इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जी। अंदर की बात है, ये जितने चारों तरफ आप कई होर्डिंग देख रहे हो कैप्टन साहब के, ये आधे से ज्यादा कैप्टन साहब के होर्डिंग बादलों ने लगवाए हैं। बादलों को पता है 3 महीने बाद जो चुनाव होने हैं उनकी तो इस बार सबकी जमानत जब्त होने वाली है, तो उन्होंने कैप्टन को आगे कर रखा है। दोस्तों, लेकिन एक कहावत है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। 3 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी। ये आम आदमी पार्टी क्या है? हमारी कोई औकात नहीं है। हम बहुत छोटे लोग हैं, बहुत मामूली लोग हैं, बहुत आम आदमी हैं। हमें कोई जानता नहीं था। 2-3 साल पहले तक हमें कौन जानता था? जब हमारी पार्टी बनी, कई मीडिया वाले, कांग्रेस बीजेपी वाले मजाक उड़ाया करते थे हमारा, अरे इनकी तो जमानत जब्त होगी। 1 साल में दिल्ली में 70 में से 67 सीट आ गई 1 साल के अंदर। भारत नहीं, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बन गया। पूरी दुनिया में आज तक किसी पार्टी की इतनी सीट नहीं आई। ये कैसे हुआ? ये इंसानी काम नहीं हो सकता भाई साहब। ये ऊपर वाले का करिश्मा है, वाहिगुरु का करिश्मा है, भगवान का करिश्मा है, कुदरत का करिश्मा है। जैसा मैंने कहा, भगवान झाड़ू चला रहा है, भगवान ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी। 1.5 साल पहले दिल्ली में सरकार बनी। 1.5 साल से दिल्ली में इतना काम किया है, इतना काम किया है, सारी दुनिया के अंदर आज आम आदमी पार्टी के काम की तारीफ हो रही है। सबसे बड़ा काम किया, दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, कम कर दिया। एक किस्सा सुनाना चाहता हूं आपको। एक दिन मेरे पास एक एसएमएस आया, अरविंद जी आपका फलाना फलाना मंत्री 6 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। मैंने कहा सबूत भेजो। उसने रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी। मेरा मंत्री पैसे मांग रहा था उस रिकॉर्डिंग में। अभी बीजेपी वालों को नहीं पता था इस बारे में, कांग्रेस वालों को भी नहीं पता था, किसी पार्टी को नहीं पता था, मीडिया वालों को भी अभी नहीं पता था। कोई और पार्टी होती तो क्या करती? उस एसएमएस वाले को बुला लेती, आजा 2 लाख रुपए तू ले ले, देख बताइयो मत किसी को बात। हमने ऐसा नहीं किया। मैंने 1 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया, उसको सीबीआई को सौंप दिया, जेल भेज दिया अपने मंत्री को। मर जाएंगे, कट जाएंगे, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, ईमानदारी से समझौता नहीं करेंगे। आज दिल्ली में इतने सरकारी काम चल रहे हैं भाई साहब, हर काम में पैसा, हर काम में, सरकारी काम में पैसा बचा रहे हैं। अभी रोहिणी के पास, पीतमपुरा के पास एक पुल बना, 325 करोड़ का पुल बनना था, हमने 200 करोड़ में पूरा कर दिया। कैसे? क्योंकि पहले नेता पैसे, 20% नेता का
30% अफसरों का। हम ना खुद पैसा खाते ना अफसरों को पैसा खाने देते। 300 करोड़ का पुल 200 करोड़ में पूरा कर दिया। पंजाब में बनना हो तो 300 करोड़ का पुल 3000 करोड़ में बनता, सारा पैसा खा जाते हैं। एक साल में दिल्ली में 5 पुल बनाए हैं, 350 करोड़ रुपए बचा लिए, 350 करोड़। फिर मैंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। मैंने कहा भाई ये 350 करोड़ रुपए बच गए, इसका क्या करें? हमने दिल्ली में तय किया, दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिया, सारा इलाज मुफ्त कर दिया, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए। अब अपने को पंजाब में भी यही करना है। पंजाब में भी मैं कई सरकारी अस्पतालों में गया था। बताना, सरकारी अस्पतालों में ना तो मशीनें हैं, ना डॉक्टर आते हैं, कोई इलाज नहीं होता। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? कोई इलाज नहीं होता। तो जैसे दिल्ली के अस्पताल ठीक करे, अब अपने को पंजाब के भी सारे सरकारी अस्पतालों में नई मशीनें खरीदनी है, डॉक्टरों की भर्ती करनी है, और पंजाब में भी सारा इलाज मुफ्त करेंगे, सारी दवाइयां मुफ्त करेंगे, सारे टेस्ट मुफ्त करेंगे, सारा इलाज मुफ्त करेंगे। ये मीडिया वाले कई मेरे से पूछते हैं, केजरीवाल जी आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, पैसा कहां से आएगा? जैसे हमने दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करके पैसा बचाया, ऐसे ही पंजाब में भी भ्रष्टाचार खत्म करके पैसा बचाएंगे। मैं तो 1.5 साल से ही दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन एक चीज सीखा हूं, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, सारे काम होंगे। आज पंजाब में खराब नीयत वाली सरकार है, सारा पैसा लूट लेती है। दिल्ली में अच्छी नीयत वाली सरकार है, सारे काम हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। अब पंजाब में भी अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, पंजाब में भी सारे काम होंगे। मैं लुधियाना में एक इंडस्ट्रियल एरिया में गया, वहां लोगों ने बताया कि यहां पे एक गुंडा टैक्स चलता है। मैंने आज तक दुनिया में नहीं सुना गुंडा टैक्स क्या होता है। मैंने देश का संविधान उठा के देखा, उसमें गुंडा टैक्स तो लिखा ही नहीं था। मैंने कहा ये क्या होता है? कहता है जी बादलों ने लगा रखा है, हर फैक्ट्री के सामने अपना आदमी बिठा रखा है, जितने ट्रक निकलते हैं हर ट्रक के ऊपर पैसा जाता है बादलों को। गलत कह रहे हो भाई साहब? हर ट्रक के ऊपर पैसा जाता है। लोगों ने तंग आके लोगों का व्यापार बंद हो गया पंजाब के अंदर, लोगों की दुकानें बंद हो गई, इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के बाहर चली गई है। इन सबको वापस लाना है दोस्तों। ईमानदार सरकार आएगी, और केवल आम आदमी पार्टी आज ईमानदार सरकार दे सकती है। ईमानदार सरकार आएगी, जितनी इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के बाहर गई है पंजाब से, सारी इंडस्ट्री वापस लेके आएंगे। जितने व्यापारियों की दुकानें बंद होगी, उनको सबको दोबारा उनकी दुकानें खुलवाएंगे, उनका दोबारा व्यापार शुरू कराएंगे। दोस्तों, दिल्ली में आप बात करो व्यापारियों से, सबसे ज्यादा खुश दिल्ली के अंदर आज व्यापारी हैं आम आदमी पार्टी से। उनके लिए हमने वैट का सिंप्लीफिकेशन किया, सरलीकरण कर दिया वैट का। जब मैं मुख्यमंत्री बना, हर महीने व्यापारियों के ऊपर वैट डिपार्टमेंट की 150 रेड हुआ करती थी, 150 रेड। और रेड में जो इंस्पेक्टर जाता है पैसे इकट्ठे करके ले आता था, कोई सरकार को टैक्स नहीं मिलता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे इंस्पेक्टर को अंदर बिठा दिया मैंने कहा खबरदार जो तुम बाजार में गए तो, सारा रेड बंद कर दिया, सारा रेड राज बंद कर दिया। और हमने वादा किया था दिल्ली के व्यापारियों से, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पूरे देश के अंदर सबसे सस्ता वैट, सबसे कम वैट का रेट हम दिल्ली में करेंगे। पिछले हमने बजट के अंदर कई सारे आइटमों के ऊपर 12.5% से सीधा 5% टैक्स का रेट कर दिया। मिठाई सस्ती कर दी, नमकीन सस्ती कर दी, चप्पलें सस्ती कर दी, कपड़ा सस्ता कर दिया, मार्बल सस्ता कर दिया, लकड़ी सस्ती कर दी। सब चीजों के ऊपर हमने वैट कम कर दिया, सब चीजें सस्ती कर दी, टैक्स कम कर दिया, और फिर भी इतना सारा काम कर लिया हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि ईमानदार सरकार है। अब जो पैसे रिश्वत में जाया करते थे, वो पैसे अब रिश्वत के अंदर नहीं जाते। ऐसी ईमानदार सरकार अपने को पंजाब में लानी है। उसी तरह से अब अपने को व्यापारियों का व्यापार बढ़ाना है, इंडस्ट्री की उद्योगपतियों को बढ़ाना है। पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। सारे सर्वे बता रहे हैं
कि 117 में से 100 सीट आएंगी, लेकिन मेरा कहना है 17 सीट भी नहीं छोड़नी, अपने को दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ना है। 117 में से 117 सीट आनी चाहिए। सरकार बनेगी, उसके बाद पंजाब के लिए क्या क्या काम करना है, इसका पूरा नक्शा हम लोगों ने तैयार कर लिया है। पिछले 1 साल से मैं और मेरी टीम, हम बड़े बड़े एक्सपर्ट से मिल रहे हैं कि पंजाब का विकास कैसे करना है। इसका पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा नक्शा, पूरी प्लानिंग हम लोगों ने कर ली है। सरकार बनेगी, सबसे पहला काम करेंगे, नशा खत्म करेंगे। 1 महीने के अंदर नशे की सप्लाई बंद करेंगे। नशे के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग शामिल है जी, मजीठिया जैसे बड़े ताकतवर लोग शामिल हैं। इनको जेल भेज के पंजाब के अंदर सबसे पहले नशे की सप्लाई खत्म करनी है। उसके बाद अपने जितने बच्चे नशा कर रहे हैं, ये मरीज बन रहे हैं। रोज इनको रात को बेचारे को इंजेक्शन चाहिए, नहीं तो इनका शरीर कांपता है। मैं भी किसी आदमी से मिला था, उसने पूरा एस्टिमेट बना रखा है। कहते हैं जी 40 लाख बच्चे नशा करते हैं पंजाब के अंदर, 40 लाख बच्चे। इन 40 लाख बच्चों का इलाज कराना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम है। इसका भी हमने पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा खाका तैयार किया है। बाहर से क्लिनिक डॉक्टरों को लेके आएंगे, पूरे पंजाब में युद्ध स्तर के ऊपर छोटे छोटे क्लिनिक बनाएंगे और 6 महीने के अंदर अपने बच्चों को जो मरीज बन गए हैं उनका इलाज करा के उनको नशे से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, ये जितने रेती बजरी के ठेके बादलों ने अपने रिश्तेदारों को दे रखे हैं, ये सारे रेती बजरी के ठेके खत्म करने हैं और अपने रेती बजरी के सारे ठेके बेरोजगार लड़कों को बीच में बांटेंगे, बेरोजगार लड़कों को देंगे। जितने बसों के परमिट इन्होंने अपने रिश्तेदारों को दे रखे हैं, ये सारे बसों के परमिट कैंसिल करके अपने बच्चों को बांटेंगे, बेरोजगार युवकों को देंगे बसों चलाने के लिए उनको। हमारा टारगेट है 25 लाख रोजगार तैयार करने हैं और ये हो सकता है। इसकी भी पूरी प्लानिंग हम लोगों ने की है कि किस तरह से अपने को रोजगार, 25 लाख रोजगार अपने को तैयार करने हैं, क्योंकि जो बच्चे नशे से बाहर निकलेंगे उनको रोजगार चाहिए। अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो दोबारा नशे में पड़ जाएंगे। इसकी पूरी प्लानिंग करनी है भाई साहब। लेकिन अभी कुछ दिन पहले बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की गई, बहुत दुख हुआ। लेकिन ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि अकाली दल, जो अपने आप को पंथिक पार्टी कहते हैं, अभी तक 1 साल हो गया उस बात को उन्होंने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया उस मामले में। क्यों नहीं पकड़ा गया? तो मन में शक होता है, इन्होंने ही तो नहीं कराया था कभी। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? मन में शक होता है, इन्होंने ही तो नहीं कराया था। कुरान शरीफ की बेअदबी की गई, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। गीता की बेअदबी हुई, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जिन लोगों ने धर्म ग्रंथों की बेअदबी की है उनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी, भविष्य में अगर कोई करेगा तो उसकी रूह कांप उठेगी, उसकी आत्मा कांप उठेगी। अभी मोदी जी ने सबके बैंक अकाउंट पे डाका डाल दिया है। अपना पैसा, खुद खून पसीने की कमाई का पैसा बैंकों में जमा कराया। मोदी जी कह रहे निकाल नहीं सकते। ये अजीब बात है, क्यों नहीं निकाल सकते जी? कहते हैं काला धन खत्म करूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। मेरे को समझ नहीं आता 500 के नोट बंद करके 2-2 हजार के नोट लागू करने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? जो आदमी पहले 1 लाख रुपए रिश्वत देने जाता था, 1000 के 100 नोट लेके जाता था, अब मोदी जी ने सहूलियत कर दी, 2-2 हजार के 85 नोट लेके जाने पड़ेंगे। मोदी जी कह रहे भ्रष्टाचार खत्म करना। मेरे तो समझ के बाहर है। मैं भी इनकम टैक्स में कमिश्नर था, थोड़ा बहुत तो मैं भी समझता हूं। मेरे को यह बता दो, 1 महीना हो गया नोटबंदी करे हुए, भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? आप जब सरकारी दफ्तरों में जाते हो, भ्रष्टाचार रिश्वत लेनी बंद कर दी इन्होंने। भ्रष्टाचार उतना ही चल रहा है जी, अब तो ज्यादा हो गया। रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, यहां नोट पकड़े गए, वहां नोट पकड़े गए, लोग लाइनों में खड़े, दरवाजे से बीजेपी वालों के घरों में नोट जा रहे हैं।
हम ही बेवकूफ नजर आ रहे हैं मोदी जी को। कह रहे काला धन दूर करूंगा। अरे काला धन दूर करने है तो स्विस बैंक वालों को पकड़ो ना। काला धन हमारे व्यापारियों के घर में है क्या? काला धन तो अडानी अंबानी के यहाँ, उनको क्यों नहीं पकड़ते? मोदी जी के पास एक फाइल है, उसमें स्विस बैंक में जिन लोगों के अकाउंट है उनके नाम है, 648 लोगों के नाम है। मैंने वो फाइल देखी है। उसमें मुकेश अंबानी का नाम है, उसमें अनिल अंबानी का नाम है, उनकी माता जी का नाम है, कई बड़े बड़े इस देश के जितने बड़े बड़े लोग हैं सबके नाम है भाई साहब उस फाइल में। उनके अकाउंट नंबर भी है स्विस बैंक के, जैसे मैं कैप्टन साहब के बता रहा हूं। मोदी जी की फाइल में उनके अकाउंट नंबर भी है। मोदी जी उनको क्यों नहीं पकड़ते? उनको नहीं पकड़ते, हमको लाइन में लगा दिया। विजय माल्या का नाम सुना आप लोगों ने? किस किस ने सुना? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। सबने सुन रखा है विजय माल्या। दारू बनाता है विजय माल्या, हजारों करोड़ों रुपए है जी उसके पास। उसके ऊपर 9,000 करोड़ रुपए का लोन था, 9,000 करोड़ रुपए का। एक दिन रात को मोदी जी ने उसको हवाई जहाज में बिठा के लंदन भेज दिया, भारत से भगा दिया। कह रहे पता नहीं चला। एयरपोर्ट से अपने हवाई जहाज में बैठ, एयरपोर्ट में कितनी पुलिस होती है जी? कस्टम होता है, इमिग्रेशन होता है, पुलिस होती है। एयरपोर्ट से अपने हवाई जहाज में बैठ के भाग गया 9,000 करोड़ रुपए खा के। मोदी जी कहते हैं पता नहीं चला। हम ही बेवकूफ नजर आते हैं। और दोस्तों अब कह रहे हैं हम लंदन की सरकार से बात कर रहे हैं उसको वापस लाने के लिए। एक तरफ कह रहे हैं हम उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी पिछले हफ्ते जब आप लाइनों में बैंकों में लग के अपने पैसे जमा करा रहे थे, पिछले हफ्ते मोदी जी ने उसके 1200 करोड़ रुपए का लोन और माफ कर दिया। हम लाइनों में लग के पैसे जमा करा रहे हैं, मोदी जी विजय माल्या के लोन माफ कर रहे हैं। ये नोटबंदी 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, 8 लाख करोड़ रुपए का। कैसे? बड़े बड़े लोगों ने बैंकों से लोन ले रखे हैं भाई साहब, उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए का लोन खराब हो गया। आरबीआई की रिपोर्ट है। जिन लोगों ने 8 लाख करोड़ रुपए का लोन डकार गए बड़े बड़े लोग, वो सारे मोदी जी के दोस्त हैं। उसमें से 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन तो माफ कर दिया मोदी जी ने। बाकी लोग बैंक बर्बाद हो गए, बैंकों का कंगाल निकल गया, दिवाला निकल गया। अब 8 लाख करोड़ रुपए मोदी जी को माफ करने हैं, तो आप सब लोगों को लाइन में लगा दिया। जो पैसा आप जमा करा रहे हो बैंकों के अंदर, उस पैसे से उन लोगों के लोन माफ किए जाएंगे। 8 लाख करोड़ रुपए के बड़े बड़े लोगों के लोन माफ किए जाएंगे। हम ही बेवकूफ हैं, अपने सबके पैसे ठिकाने लगा दिए, अपने दोस्तों के लोन माफ करने इसीलिए हमको लाइन में लगा दिया। मोदी जी कहते हैं त्याग करो। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं थोड़ा सा त्याग आप भी करो। मोदी जी कहते हैं 2.5 लाख रुपए में शादी कराओ अपनी बेटी की। अभी मोदी जी का एक दोस्त है रेड्डी, बंगलोर में रहता है, उसने अपनी बेटी की शादी करी 500 करोड़ रुपए में। आपका दोस्त तो करे 500 करोड़ में शादी, हमारी बेटी की कहते हो 2.5 लाख रुपए में शादी करो। फालतू है हमारे घर से, फालतू है हमारी लड़कियां। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं थोड़ा सा त्याग आप भी करो। ऑर्डर पास कर दो कि बीजेपी के सारे एमएलए अपनी शादियां, अपनी बेटी और बच्चियों की शादियां 2.5 लाख रुपए में कराएंगे। आप 2.5 लाख रुपए में शादी करा के दिखा दो, हम अपने बच्चों की 1.25 लाख में शादी करा के दिखा देंगे। अपनी मां को लाइन में लगा दिया। नाटक करते हैं मोदी जी। 90 साल की बूढ़ी मां को लाइन में लगा दिया। दोस्तों कल अगर लाइन में अगर लगना पड़े, मैं कभी अपनी मां को लाइन में नहीं लगाऊंगा, मैं लाइन में खड़ा होऊंगा पहले। लानत है ऐसे बेटे के ऊपर जो 90 साल की अपनी मां को लाइन में लगा दे। मां बाप क्यों पालते हैं अपने बच्चों को? इसीलिए तो पालते हैं बुढ़ापे में काम आएंगे, सेवा करेंगे, इसलिए थोड़ी पालते हैं 90 साल के मां बाप को लाइन में लगा देंगे। 92 साल की ये बता रहे हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा नोटबंदी बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन मुझे ज्यादा चिंता इस बात की है
सारे व्यापारियों का व्यापार बंद हो गया, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, लोगों की छटनी हो रही है, लोगों के घर में खाने को नहीं है। मैं हाथ जोड़ के मोदी जी से विनती करता हूं, राजनीति अलग बात है, लेकिन ये देश बर्बाद हो जाएगा अगर अपने ये नोटबंदी वापस नहीं ली तो। इस नोटबंदी को वापस ले लो, जिद मत करो, अहंकार मत करो, अपने अमीर दोस्तों को छोड़ दो और इस देश को किसी तरह से बचा लो। और सबसे ज्यादा इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आवाज उठा रही है और किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है इसके खिलाफ आवाज उठाने की, क्योंकि सारे मुख्यमंत्रियों की फाइलें खोल रखी है मोदी जी ने। सीबीआई छोड़ दी थी, मेरे घर भी सीबीआई की रेड कराई, उन्होंने सोचा केजरीवाल को भी कंट्रोल कर लूंगा। सीबीआई मेरे यहां रेड करके गई, 4 मफलर मिले, सीबीआई को कुछ नहीं मिला। तो मैं उनके काबू में नहीं आ रहा, बाकी सारी पार्टी के नेताओं को उन्होंने काबू में कर लिया, हर एक की फाइल खुली हुई है। कोई कुछ बोले मोदी जी के खिलाफ, कहते हैं मैं फाइल खोल दूंगा तुम्हारी। मैं कंट्रोल में नहीं आ रहा, इसीलिए केवल आम आदमी पार्टी आज पूरे देश के लोगों की तरफ से आवाज उठा रही है, पूरे देश के अंदर। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं ये बीजेपी कांग्रेस वाले अकाली दल वाले फैला रहे हैं, केजरीवाल मोदी से लड़ता रहता है, इनकी सरकार आ गई तो मोदी जी पंजाब की मदद करना बंद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, 2 साल हो गए मोदी जी की सरकार आए हुए, बादलों ने मोदी जी की चमची मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 साल में बादलों ने मोदी जी की चमची मार के एक नया पैसा पंजाब की न लाया हो तो बता दो। कुछ नहीं दिया मोदी जी ने चमची मारने के एवज में। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पंजाब के लिए अगर मोदी जी के पैरों में पड़ना पड़ा, पैरों में पड़ जाएंगे, लेकिन अगर पैरों में काम नहीं चलेगा, पैरों में पड़ने से काम नहीं चलेगा, तो मोदी जी से छीन के लेना भी आता है। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, सबसे महंगी बिजली पूरे देश में दिल्ली में थी, सबसे महंगी बिजली। हम मोदी जी के पास गए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, हमने कहा जी सस्ती कर दो बिजली। मोदी जी नहीं माने, हमने लड़ के सस्ती करा ली बिजली। आज सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में दिल्ली के अंदर। तो अगर पंजाब का कोई काम रोकेंगे मोदी जी, तो मोदी जी को जाके कह देंगे, मोदी जी साडा हक छीन के ले लेंगे अपना हक। जैसे दिल्ली में इतने काम करा रहे हैं। दोस्तों ये धर्म युद्ध है, ये चुनाव नहीं है पंजाब का चुनाव। एक तरफ बड़ी बड़ी ताकतें हैं, कैप्टन साहब, बादल, ये सारे मिले हुए हैं, इनके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है। दूसरी तरफ सच्चाई है, हमारे पास कुछ नहीं है जी। हमारे पास हमारी पार्टी के बैंक अकाउंट में भी कोई पैसा नहीं है। 1.5 साल से दिल्ली में हमारी सरकार है। अगर मैं चाहता, हर एक ठेके के अंदर कह देता भाई 5% पार्टी अकाउंट में जमा कराओ, जैसे सारी पार्टियां करती हैं। लेकिन अगर ऐसा करते, अपनी आत्मा में नहीं झांक सकते थे, अपनी आत्मा को जवाब नहीं दे सकते थे, भगवान को जवाब नहीं दे सकते थे। हम लोग ये करने नहीं आए थे। एक नया पैसा नहीं कमाया हम लोगों ने 1.5 साल में, इसलिए हमारे पास चुनाव लड़ने के बिल्कुल पैसे नहीं है जी। ये चुनाव हमारा नहीं है, ये चुनाव आपका है। आपको लड़ना पड़ेगा ये चुनाव, सब लोगों को ये चुनाव लड़ना पड़ेगा, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। आपको टाइम भी देना पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे। दोस्तों जो लोग 2 महीने दे सकते हैं, 2 महीने की छुट्टी ले लो जी। जो लोग दुकान बंद कर सकते हैं 2 महीने, वैसे तो मोदी जी ने खुद ही दुकान बंद करा दी सकती है। और खूब प्रचार करना है जी, आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। और आज यहाँ जितने लोग आए हैं, एक कसम खा के जानी पड़ेगी सबको। एक आदमी 100 लोगों को झाड़ू का बटन दबाने के लिए, आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार करेगा। जो कसम खाने के लिए तैयार है, हाथ खड़े करे जरा। जिन्होंने 2-2 हाथ खड़े करे, वो 200 वोट तैयार करेंगे। और दोस्तों बहुत खूब चुनाव आने वाले हैं। अब अकाली दल आएंगे, पैसा देने आएंगे। आते हैं कि नहीं आते पैसा लेके?
इस बार भी आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे, मना मत करना, ले लेना सबसे पैसे। अपना ही पैसा लूट रखा इन्होंने। अकाली दल वाले आए, अकाली दल से ले लेना, बीजेपी वाले आए, बीजेपी वालों से ले लेना, कांग्रेस वाले आए, कांग्रेस वालों से ले लेना पैसे, और नए नोट लेना, पुराने मत लेना। और 5,000 रुपए दे, बोलना जी 10,000 लगेंगे, महंगाई हो गई है। पैसा उन तीनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू के लेंगे। इस बार धोखा देंगे हम उन लोगों को। 15 साल से लूट रहे हैं वो लोग। इस बार पैसा तीनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू के। बोले सो निहाल।